थर्ड क्लास किस्म के मौका परस्त पॉलिटिशियंस थे। जिन्ना साहब तो आते ही रुखसत हो गए। ये कितनी दिलचस्प और कितनी अजीब बात है। देखें, फौज का रवैया, ये वही आर्मी थी, ये ब्रिटिश इंडिया की एक ही तरह के ट्रेंड सोल्जर, एक ही इदारों के पढ़े हुए, एक ही असातिज़ा के तरबियत याफ्ता, जो फौजी जी हमारे हिस्से में आए और जो फौजी इंडिया के हिस्से में आए, वो सब ही एक गोद में उन्होंने परवरिश पाई थी, एक ही तरह का दूध पिया था, एक ही तरह की उनकी तरबियत थी। भारत में फौज ने कभी जुर्रत नहीं की, इधर ये कभी बाज नहीं आए। तो इसकी वजह क्या है? चूंकि यहां मटेरियल बड़ा लालची, बड़ा घटिया, बहुत बेईमान था। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक और वीडियो लेकर आए हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, बट इसके अंदर जो हसन निसार साहब ने बातें की है उसको सुनने के बाद आपको पूरा मजा आ जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी को लेकर हसन निसार साहब का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी ने हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट किया है। हालांकि इंडियन आर्मी ने कभी भी अपने देश के अंदर ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं की। तो पाकिस्तान की आर्मी की इन करतूतों का सबसे बड़ा कारण जो वो मानते हैं, वो पाकिस्तान की जो युवा लोग हैं, पाकिस्तानी आर्मी में आते हैं, उनको वो मानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो घटिया प्रकार की है। तो आप इस वीडियो को देखिए। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम इस शो में, आज के शो में हमने दावत दी है हसन निसार साहब को। हसन निसार साहब, हम अगर तारीख से शुरू करें सर, 1947 से ज़रा से पहले से शुरू करें। ये खिलाफत मूवमेंट के बाद जब एक थॉट प्रोसेस चल गया था कि जी अब मुसलमानों का एक अलग हिस्सा, फिर कन्फेडरेशन तकरीबन बन गई, फिर कन्फेडरेशन नहीं बनी। सर, उस ज़माने में प्रोपेगेंडा क्या था? बुनियादी बात से बात शुरू करते हैं। हिस्ट्री का लफ्ज़ निकला है हिस्टोरिया से। उसका मतलब है फैक्ट शीट तैयार करना, फैक्ट फाइंडिंग। हमने तारीख के नाम पे झूठ बोला है, अपनी नस्लों को झूठ पे पाला है। एक बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान के हवाले से जिसका मैं आज तक मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, कि आज बर्रे सगीर का मुसलमान जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 19 करोड़ के लगभग पाकिस्तान, इतना ही प्लस माइनस इंडिया में खार हो रहा है, और इतना ही बांग्लादेश में। ये क्या कमाल की स्ट्रेटजी थी जिसने 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक और बात, जो पाकिस्तान पे कब्जा हुआ फ्यूडल्स का, चूंकि मुस्लिम लीग सवाए, देखें कितना बड़ा अलमिया है ये, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान, कहा जाता है, जो मलबा डालते हैं कि जो कायदे आजम ने बनाया और ख्वाब देखा इकबाल ने, वो भी लोअर मिडिल क्लास के थे, इकबाल साहब, और जिन्ना साहब भी लोअर मिडिल क्लास के थे। हाईजैक कर लिया एक का ख्वाब और दूसरे की ताबीर। दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन चलें, जो पढ़ाया जाता है उसकी रोशनी में बात कर लेते हैं। वो मोटे पेटों वाले, बड़ी बड़ी गर्दनों वाले, मूंछों वाले अंग्रेजों के दलाल टाइप लोग, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा। इतनी इनकी शर्मनाक और गंदी तारीख है जिसका हिसाब कोई नहीं। ये मुल्क हाईजैक हो गया और अब तक है। कांग्रेस को चूंकि एनलाइटन क्लास, उनकी बिजनेस क्लास, बिरला टाटा टाइप, वो लोग उसको चूंकि सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वहां फ्यूडलिज्म खत्म हो गई। यहां मुल्ला, मिलिट्री, जागीरदार, ये इस तरह के लोग, इनका एक इत्तेहाद जो आज तक कायम है। और जुल्म अजीम देखें आप, इस मुल्क में शरिया के नाम पे ये कहा गया कि जागीरदारी जायज है। तारीख में ये बात मौजूद है कि आलम इस्लाम में एक बहुत
وقت بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا جب یہ ایران، عراق، شام، دمشق یہ سارے فتح ہوئے تو ظاہر ہے کروڑوں ایکڑ اراضی موجود تھی. تو ایک لابی تھی جس نے کہا، ایک گروہ تھا اور وہ اکثریت میں تھے، جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں. حضرت عمر بن خطاب بہت عالی شان آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن کی روشنی میں یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ ہوگا، مال غنیمت ہے جو تقسیم ہوتا ہے. وہ لابی چونکہ اکثریت میں تھی اور بہت طاقتور لوگ تھے، بڑے مؤثر لوگ تھے، بڑے معتبر لوگ تھے، اور ان کے لیڈرز میں سے سیدنا بلال بھی تھے. تو انہوں نے کہا اس طرح غلط روایت اسلام میں پڑ جائے گی جاگیرداری کی، تو میں نے نہیں یہ ہونے دینا. اور اتنا پریشر بلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا، ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑا مسئلہ. انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو سپورٹ کیا، اور پھر دنیا کی تاریخ کی بات نہیں، اسلام کی تاریخ کی بات نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کہیں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنا. آج یہ کیا تعویلیں گھڑتے ہیں، یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس کی یاڑ میں؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا. تھرڈ کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے. جناح صاحب تو آتے ہی رخصت ہو گئے. یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں فوج کا رویہ، یہ وہی آرمی تھی، یہ برٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر، ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے، ایک ہی اساتذہ کے تربیت یافتہ، جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے، وہ سب ہی ایک گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا، ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی. بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی، ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی، بڑا گھٹیا، بہت بے ایمان تھا. اور یہاں میں ایک اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے فائنینشیل ہائیجین ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی اگر دیانتدار ہے لیکن اقتدار کی ہوس کا مرا ہوا ہے تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے.